हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एनटीए जो आपका ऐप है एनटीए अभ्यास, और उसमें जो फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उन मॉक टेस्ट के पेपर्स में से जो पेपर नंबर 5 है उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऐसा लगता है हमें कि आपकी जो जर्नी है जेई की उसमें आपको हेल्प करेंगे, तो उन सवालों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थॉरली। और उन सवालों को डिस्कस करने के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स उनके आसपास उनके इर्द गिर्द होंगे उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इस सीरीज का मेन एम ये है कि आप इसे डेली फॉलो करें और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगा दें। तो काफ़ी बहुत ही अंडरलुक्ड जो है ये सीरीज़ है, बहुत ही अंडरलुक्ड ये पेपर्स हैं जो एनटीए ने प्रोवाइड किए हैं। इन पेपर्स में से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बोथ इन जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। तो यदि आप इन पेपर्स को करते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है, नॉट जस्ट एट द लास्ट टाइम बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड जो है हो जाने वाले हैं जब तक आप एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे। और वही की होती है कि कॉन्फिडेंस जो है, लोग कहते हैं कि नर्वस हो रहे हैं, घबराहट हो रही है पेपर से पहले, तो उस घबराहट को दूर करने का तरीका ये है कि जब आपके पास टाइम है आप उस टाइम में इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको जेई का जो पेपर है बस एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लगे। तो ये जो है हमारे 2 सेंट्स हैं आज के, तो आप फॉलो करिए, डेली फॉलो करिए। डेली जो है मुश्किल से एक घंटा वीडियो जो है आप इसको देखिए और आपको टाइम जो है 1 घंटे से भी कम लगेगा, बिकॉज मैं तो यहाँ पे हर सवाल को जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है, लेट्स से ये सवाल है, इस सवाल को मैंने डिस्कस किया, तो आप मेरे डिस्कस करने से पहले ही सवाल को पॉज करके अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करके आपसे हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज नहीं हुआ तो आप फिर एक्सप्लेनेशन देखिए कि मैंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, और फिर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके जैसे ही सवाल जो हैं जो आपके ऑलरेडी आपके पास जो HCV है, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से आप बिल्कुल ऐसे ही सवाल ढूंढ कर निकालिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप आप डेली फॉलो ये कर पाएंगे, और यदि आप डेली फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो बच्चे हैं, हमारा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस यूट्यूब मीडियम के थ्रू मेरे से कनेक्टेड हैं, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि आप लोग इसे डेली फॉलो कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि आप शेयर कर दें इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, सो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज के लिए हमारे पास है ये, यहाँ पे दिया है लिक्विड ए एंड बी आर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। 2 लिक्विड्स का टेम्परेचर है अलग अलग, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है, एक का 20 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल मासेस, इक्वल अमाउंट जो है उनका मिक्स कर दिया जाता है। The temperature of the mixture is found to be 26 degree Celsius. आपसे कहा गया है आगे अगली लाइन में, the specific heat of A and B are in the ratio of m:n, where m and n are integers, then find the minimum value of m plus n. तो m plus n का जो मिनिमम वैल्यू है हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इस सवाल को समझिए कि हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है A, लिक्विड है, जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी गुनगुना जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है। दूसरा लिक्विड है हमारे पास लिक्विड नंबर बी, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इनको दोनों को इक्वल अमाउंट में लिया जाता है, यानी कि इसका भी m मास है और इसका भी m मास है, और इनको कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। इनको यदि मिक्स हम कर देंगे तो जो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा उसका मास कितना हो जाएगा बेटा? उसका मास हमारे पास होने वाला है 2m के बराबर, और ये हमारे पास मिल जाएगा फाइनल लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा? अच्छा, टेम्परेचर बता भी दिया है 26 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका टेम्परेचर दिया है 26 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको बताना है कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का जो रेशो है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेता हूं SA के बराबर है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB के बराबर है। तो हमें बताना है कि SA और SB का रेशो जो आएगा, को प्राइम नंबर्स, उनका समीशन कितना होगा। तो
ऐसा मानते हुए कि ये हायर टेम्परेचर वाला लिक्विड, ये लोअर टेम्परेचर वाला लिक्विड जब आपस में मिलेंगे तो जो हीट का एक्सचेंज होने वाला है, वो हीट के एक्सचेंज में से हीट बाहर नहीं जा रही है, सराउंडिंग में जो लॉस है हीट का वो 0 के बराबर है। ये हमें मानना होगा बाय डिफॉल्ट। यदि नहीं दिया है कुछ भी तो हमें बाय डिफॉल्ट हीट लॉस 0 के बराबर मानना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट्स अज्यूम हीट लॉस इन सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। हीट लॉस इन सराउंडिंग इज जीरो मानते हुए सराउंडिंग में जो हीट का लॉस है, हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 है, मिक्सचर का टेम्परेचर 26 है। तो मुझे बताइए बेटा कि हायर टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर इसने लो कर लिया है, तो ऐसा करने में हीट जो है निकली होगी। कोई ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर लूज करता है तो हीट बाहर निकलती है, हीट को कोई गेन करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भयंकर धूप में मान लीजिए टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, आप एक चिलचिलाते हुए एसी रूम में बैठ जाते हैं, एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो चुका है, तो होगा क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एसी जो रूम है उसका टेम्परेचर काफी कम है, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर लूज करती है, आपकी बॉडी हीट को लूज करती है और उसका टेम्परेचर गिर जाता है और हमें ठंड का अनुभव होता है, ठंड का एहसास होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है और उसको गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है और उसको गर्मी लगने लगती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत कड़ाके की ठंड से आए हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से आए हैं एक रूम में जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका टेम्परेचर जो है राइज होने लगेगा, -10 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपकी स्किन का होने लगेगा। तो इस केस में हमें गर्मी लगती है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंड लग रही है टेम्परेचर गिर रहा है। तो भाई यहाँ जो है टेम्परेचर गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठंड लग रही है। क्या हो रहा है, ठंड लग रही है, किसको, ए को ठंड लग रही है ठीक है। और यहां जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि गर्मी लग रही है। क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितना हीट जो है ये लूज कर रहा है, ये हीट को गेन कर रहा है। यहां पे मैं लिखूंगा हीट लूज कर रहा है, ए लूज करता है, कौन करता है, ए हीट को लूज करता है, हीट इसने लूज कर दी, इसका टेम्परेचर गिर गया। ये हीट को गेन करता है, यहां लिखेंगे हीट गेन करता है, कौन करता है, बी करता है हीट को गेन। सराउंडिंग में लॉस 0 के बराबर है, तो बस यहां पे मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कहा जाता है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, इसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है। और ऐसे टेम्परेचर मिक्सचर, अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को मिला दिया, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में आते हैं। इस फॉर्मूले को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। एक सिंपल सा हिसाब हो गया कि मैंने तेरे से 1000 रुपए लिए हैं तो तू मुझे 1000 रुपए देगा बाद में, लेकिन जो यहाँ पे पहले बाद में हो रहा है यहाँ साथ के साथ हो रहा है। तो भाई हीट गेन में लिख सकता हूँ कितना है, मास m के बराबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB के बराबर डेल्टा T। यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, हीट गेन यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप हमेशा ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर ऐसे याद रखिए, MS ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। आप ये करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ हीट निकल के आ जाएगा। तो भाई बी के लिए यदि बात करें, बी के लिए ज्यादा टेम्परेचर है ये, कम टेम्परेचर है ये, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 26 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट कितना किया है, ए ने, m इंटू एस ए इंटू डेल्टा टी। ज्यादा टेम्परेचर है 30, कम टेम्परेचर है 26, सो 30 माइनस 26 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो m से m चला गया, ये आपको मिल गया SB इंटू 6 इज इक्वल टू SA इंटू 4, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, तो SA बाय SB की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है किसके बराबर, 3/2 के बराबर, 3/2 के बराबर वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब ये m/n के रेशियो में है, m/n के रेशियो में है,
तो m प्लस n की वैल्यू आपको मिल जाती है m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, 5 के बराबर हमें आंसर मिलने वाला है। ठीक, आंसर आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। सवाल यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको, बिना वीडियो लाइक करे नहीं जाना है। ठीक है, अब यदि आपको चीज नहीं आती थी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चंस अच्छे सारे प्रैक्टिस नहीं करे हैं। तो मैं आपसे अब क्या रिकमेंड करता हूं कि आप HC वर्मा यदि आपके पास है, नहीं तो आपके पास जो आपकी मटेरियल है, आपके पास जो भी, उस मटेरियल में से ऐसे सवाल जिनमें दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है, आपको कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कीजिए। कम से कम जो है 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, तब जाके ये जो कॉन्सेप्ट है आपको रॉक सॉलिड आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सवाल को यदि नहीं भी रिवाइज करके जाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये सर ने बताया था और मैंने इसके तुरंत बाद 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो ये अच्छी आदत जो है अपने साथ लेके जाइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन इस वक्त चला हुआ है, अनअकैडमी सुपर 20। ठीक है ना, ये एक इस टाइप का प्रोग्राम है कि इसमें आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है ना, और ये टेस्ट की डेट है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का होगा, 7 बजे होगा। प्रैक्टिस टेस्ट दिसंबर 7 को, फिजिक्स दिसंबर 10 को, केमिस्ट्री दिसंबर 11 को, मैथ्स दिसंबर 12 को। अगर इन टेस्ट में आपकी रैंक टॉप 500 में आती है, ठीक है ना, तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि आपको 2 दिन की इन पर्सन मीटिंग के लिए बूट कैंप में बुलवाया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाएगी। ठीक है ना, पूरा एक्सपेंस अनअकैडमी बेयर करेगी। ठीक है ना, अगर आप टॉप 500 रैंकर्स में आते हो। अब इस बूट कैंप में क्या होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 और बहुत सारे टॉपर जो हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और जो टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्लानिंग सब कुछ वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इतना ही मिलेगा। यहां पे अगर आप इसमें बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से 20 आती है तो आपको सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है। ये 21 to 40 आती है तो 25% फ्री है, और फिर ये 15% फ्री है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और कोड डालना मत भूलिएगा, NKC सर लाइव। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे मैकबुक भी मिल सकता है, आईपैड भी होगा, एयरपोर्ट्स भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 के बीच में ये टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। ठीक है ना, और फिर एक पूल के जरिए आपको लकी ड्रॉ के हिसाब से मिलेगा कि टॉप 500 स्टूडेंट्स में से टॉप 20, मतलब जो लकी ड्रॉ में आएंगे बच्चे 20, उनको वहां पे बूट कैंप अटेंड करने का मौका मिलेगा। ओके, अब बच्चों कुछ और ऑफर्स हैं। अगर आप 6 मंथ की प्लान लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और आप अगर 18 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ 2 kg मोनो एटॉमिक हीलियम गैस। हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक टाइप की है। अज्यूम्ड आइडियल उसको आपको मानना है, इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC एंड अनदर सैंपल ऑफ 2 kg ऑफ द सेम गैस इज टेकन थ्रू प्रोसेस A, D एंड C। तो एक प्रोसेस हमारे पास है ABC, एक प्रोसेस है ADC। गिवन दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU। हीलियम का जो मास है वो मोलर मास है, वो 4 के बराबर है। तो बताना है हमें कि टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द स्टेट D, स्टेट D में हीलियम का टेम्परेचर कितना होगा ये मुझे बताना है। जो गैस कांस्टेंट है आप उसकी वैल्यू 25/3 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम जो है मैं बड़ा करके बना देता हूँ। ये हमारे पास वॉल्यूम है इन मीटर क्यूब, यहाँ हमारे पास है प्रेशर इन समथिंग इनटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऐसा यूनिट्स में आपको दिए हुए हैं एक्स और वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज। यहाँ हमारे पास है पूरा साइकिल, ये है आपके पास A, ये आपके पास है B, ये आपके पास है C, ये आपके पास है D।
तो ए डी सी एक रास्ता ये है, ए बी सी एक रास्ता ये है। तो मैं चलने वाला हूं ए डी सी से, बिकॉज मुझे डी पॉइंट पर टेम्परेचर बताना है, कितना टेम्परेचर होगा। क्या निकालना है हमें? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम एट स्टेट डी, टेम्परेचर ही निकालना था। तो यहां का टेम्परेचर टी हमें निकालना है। अब क्या हम यहां का टेम्परेचर निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज ये आइडियल गैस है, तो मैं कह सकता हूं कि एट पॉइंट ए हम क्या कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT यहां पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हम किसी भी इंस्टेंट पर हम कह सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे प्रेशर, उस इंस्टेंट पे वॉल्यूम बराबर उस इंस्टेंट पे मोल्स, उस आर तो कांस्टेंट है ही, उस इंस्टेंट पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने पॉइंट ए पर। ए पॉइंट पर प्रेशर जो है 10 के बराबर है, 10 ए पॉइंट पर प्रेशर 5 × 10⁴ के बराबर है। सो 5 × 10 इज रेज टू द पावर 4 इंटू वॉल्यूम। ए पॉइंट पर वॉल्यूम जो है कितना है हमारे पास? 10 के बराबर है, वॉल्यूम जो है 10 के बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमें मास दिया है हीलियम का, वो है 2 किलो के बराबर, 2 किलो के बराबर मास दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया 2000 ग्राम, और इसमें मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू जो है 25/3 के बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू अननोन है, बाकी सारी हमें पता है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 मैं ले रहा हूँ, तो 2 बचे यहाँ पे, 3 0 यहाँ से हट जाती हैं, 2 से ये हट जाता है 2 बार, ये बचा आपके पास 3 और 2 6, और यहाँ पे 25 से इसको उड़ा सकते हैं आप 4 बार। सो 5 × 4 × 3 × 6 से 20 × 6 आपको मिल जाता है, और ये टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाती है। सो टेम्परेचर एट ए आपको यहाँ से मिलता है 120 केल्विन के बराबर। सो 120 केल्विन हमें मिल चुका है टेम्परेचर एट ए। टेम्परेचर एट ए इज इक्वल्स टू 120 केल्विन, 120 केल्विन। अब भैया ये जो प्रोसेस है ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रोसेस ए टू डी इज आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पे हम लिखेंगे दैट प्रोसेस नंबर ए टू बी इज कौन सी प्रोसेस? आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे आइसोबेरिक कहते हैं, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे आइसोकोरिक कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे आइसोथर्मल कहा जाता है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT में क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। आपके पास मैं लिख सकता हूं इसे V इज इक्वल टू nR/P × T। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, दैट मींस वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब VA/TA बराबर VB/TB, VB/TB इसे हम लिख सकते हैं। तो A पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। टेम्परेचर कितना निकाला है? 120 के बराबर। B पॉइंट पर वॉल्यूम है 20 के बराबर, देख लीजिए यहाँ पे पहले 10 है A पॉइंट पर, D पॉइंट पर 20 है। D पॉइंट पर ये D आना चाहिए, D आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर एट D। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, टेम्परेचर एट D आपको मिल जाता है 240 केल्विन के बराबर। तो आंसर हमें मिल जाता है टेम्परेचर एट D इज इक्वल टू 240 केल्विन, 240 केल्विन, यही हमारा आंसर है। तो ये बात हुई हमारे दूसरे सवाल की। अब इसके बाद हम ले रहे हैं एक डाउट यहाँ पे हम ले रहे हैं। हमें कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर अर्जुन कुमार की, तो इन्होंने कहा सर कोलिजन का मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन भी ले लीजिए प्लीज। तो इसके कमेंट का जवाब हमें देना होगा, और आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि वो NTA के जो पेपर्स हैं जो हम करा रहे हैं उनमें से, ठीक है। रैंडम डाउट हम अभी नहीं ले सकते, बिकॉज आप जानते हैं टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो रैंडम डाउट्स हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो है, जो पेपर NTA के जो अभ्यास के जो पेपर्स हैं, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स जो हम चल रहे हैं, जैसे हम 5th पेपर पर चल रहे हैं अभी, तो 5th पेपर में कुछ सवाल जो है मैं छोड़ देता हूँ। वो छोड़ने का रीजन होता है कि या तो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं या उतने रेलेवेंट भी नहीं होते। यदि इनको स्किप भी कर दें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस यू आर एमिंग फॉर 360 आउट ऑफ 360। आप 100% एम कर रहे हैं तब तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन यदि आप नॉर्मल एम कर रहे हैं कि भाई टॉप 100 में आ जाएं, टॉप 500 में आ जाएं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं।
लेकिन फिर भी आपको लगता है ऐसे सवाल आप करा दीजिए सर, ये वाला सवाल तो आपको करा ही देना चाहिए क्योंकि मुझे इसमें डाउट है, तो आप कमेंट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल लेते हैं। ये सवाल है कुछ ऐसा कि एक पार्टिकल का मास है 2 kg और वो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। इट कोलाइड्स elastically with another particle of mass 4 kg traveling in the same direction with a speed of 2 meter per second। तो दोनों पार्टिकल बिफोर द कोलिजन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 2 kg का पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और बिल्कुल उतनी ही उतनी उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg और वो मूव कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से। आपस में ये टकराते हैं इलास्टिकली तरीके से, इलास्टिक तरीके से टकराते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 kg पार्टिकल कितना होगा? तो ये जो बेटा 2 kg का पार्टिकल है ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो सकता है, ये मुझे यहां पर बताना है। तो बिफोर कोलिजन मैंने मान लिया, बिफोर कोलिजन यहां पे हमने कंडीशन मान ली है कुछ इस तरीके से, बिफोर कोलिजन कंडीशन मान लिया ऐसे, और आफ्टर कोलिजन जो है मैं मान लेता हूं आफ्टर कोलिजन क्या होता है, बिकॉज यहां पे बेटा डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्लिक टाइप का कोलिजन है। देखिए यदि हेड ऑन कोलिजन होगा इसका मतलब एक ही लाइन में चलेंगे वो टकराने के बाद। किसी टेबल पे मैं बॉल को धक्का दे देता हूं तो वो एक ही प्लेन पर चलने वाली है, एक ही प्लेन में चलेगी, एक ही लाइन के अलॉन्ग चलने वाली है यदि हेड ऑन जो है यदि वो कोलाइड होती हैं। यदि हेड ऑन कोलाइड नहीं होती हैं, ऑब्लिकली कोलाइड होती हैं, तो उनका जो डायरेक्शन है वो ऐसे डाइवर्ट हो जाती हैं अपने लाइन ऑफ मोशन से, अपने लाइन ऑफ मोशन से वो इधर या उधर या ऊपर या नीचे जा सकती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो उनकी लाइन ऑफ मोशन है, इस लाइन ऑफ मोशन से जो ऑब्जेक्ट 2 kg का है वो जाता है वेलोसिटी v2 से, और ये जो आपके पास है 4 kg का ऑब्जेक्ट ये जाता है वेलोसिटी v1 से। यहाँ पे 2 है तो मैंने इसको 2 मान लिया है, वेलोसिटी 2। और इनका जो एंगल है बेटा हॉरिजॉन्टल इस लाइन से मैं मान लेता हूँ θ2 के बराबर, और इसका एंगल मान लेता हूँ मैं θ1 के बराबर। आप थीटा भी मान सकते हैं और आप चाहें तो कंपोनेंट्स भी मान सकते हैं। इसका v2 मान लीजिए, इसका v3 मान लीजिए, इसका v4 मान लीजिए और इसका v5 मान लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, बट आपको वेलोसिटीज अज्यूम करनी है और किसी एंगल पर। हमें क्या करना है, हमें θ2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। θ2 की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 2 kg का पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा, कितना डिफ्लेक्शन उसका मैक्सिमम हो सकता है। अब ये चीजें आपको पता चल गई। अब आपको ये आना चाहिए, आपको आप अंदर अपने अंतर्मन से पूछिए कि क्या आपको ऑब्लिक कोलिजन अच्छे से आता है या नहीं। आपको ऑब्लिक कोलिजन अच्छे से आता है नहीं, ये आपको अपने अंतर्मन से पूछने की जरूरत है। और यदि आपको ऑब्लिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं आते, आपको पता चल गया कि यार ऑब्लिक कोलिजन उतने अच्छे से नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको खोलना है अपना ब्राउजर, और अपना ब्राउजर खोलने के बाद हमें खोलना है इनकॉग्निटो विंडो, हमें खोलना है इनकॉग्निटो विंडो, और यहां पे लिखना है YouTube, यहां पे लिखना है YouTube, और उसके बाद YouTube के अंदर सर्च करना है हमें NKC सर, NKC सर जो है हमें सर्च करना है। उसके बाद हमें मिलेगा हमारे चैनल का होम पेज, इसको आप खोलिए, प्लेलिस्ट लगाइए, और प्लेलिस्ट के बाद आप जाइए इसमें, प्लेलिस्ट में जाइए जेईई मेन 2022 नहीं 2021 वाली जो फिजिक्स का हमारे पास प्लेलिस्ट है वो आप देखिए एक बार। ये रहा, ये हमारे पास, सॉरी ये फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, ये प्लेलिस्ट देखिए। और इसमें सबसे नीचे यदि आप आएंगे, सबसे नीचे यदि आप आएंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। आ जाइए, कहाँ गया ऑब्लिक कोलिजन, ये रहा साहब। तो ये ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन थ्योरी के ऊपर जो है 3 वीडियो यहाँ पे बनाई गई हैं, 1, 2 और 3। इन वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से जो है यहाँ पे समझ में आने वाला है। यहाँ पे आपको बढ़िया से जो है समझाए गए हैं कि किस तरीके से जो है ऑब्लिक कोलिजन
करवाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कंजर्व रहती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप ज़रूर जो है चेकआउट कीजिए, पूरा प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं वापस इस सवाल पर। तो वो यदि आपने देख लिया है वीडियो, आपको मतलब मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑब्लिक कोलिजन आता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन करूंगा लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along line of impact, along line of impact, line of impact। तो यहां से आपको मिल जाता है that 2 into 6 plus 4 into 2 is equal to 2 into v2 cos theta 2 plus 4 into v1 into cos theta 1। यानी कि क्या किया है मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाया है। इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v2 cos थीटा 2, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v2 sin ऑफ थीटा 2। ऐसे ही इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा 1, और यहाँ पे आएगा आपके पास v1 sin थीटा 1। तो यहाँ पे मैंने कंजर्व करा दिया मोमेंटम को। अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर भी मैं कंजर्व कराऊंगा मोमेंटम। इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में 0 है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 आ गया। यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो आपके पास है 0 इज इक्वल्स टू 2 into v2 sin थीटा 2 माइनस में, बिकॉज ये नीचे की तरफ है तो माइनस लेना होगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स v1 into sin थीटा 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि कहा गया है कि ये एक कैसा कोलिजन है, इलास्टिक टाइप का कोलिजन है, तो मैं पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने वाला हूं। बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक नेचर, इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन, elastic type of collision, that's why kinetic energy before collision is equals to kinetic energy after collision of the system। So half into 2 into 6 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू v1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। 2 से चला गया 2, 2 से चला गया ये 2, और 2 से चला गया 2, 2 से चला गया ये 2 बार। तो आपको यहाँ से मिल जाता है 36 प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाता है आपको 2 टाइम्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको करना है सॉल्व, और हमें निकालना है थीटा 1। थीटा 1 जो है हमें निकालना है, थीटा 2 सॉरी। तो हम एक कुछ ऐसा करने वाले हैं कि फाइनल इक्वेशन जो है वो थीटा 2 की टर्म्स में आनी चाहिए, थीटा 2 की टर्म्स में फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए, और v2 और थीटा 2 जो है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो v2 भी आ जाएगा तो देखा जाएगा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल हैं, v1 v2 cos और थीटा 1 थीटा 2, 4 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं। तो देखिए क्या करना होगा। तो एक जनरल आइडिया, जब मैं एज अ टीचर जो है जब बात करता हूं कि 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि फाइनली कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे यहाँ वहाँ पे कंडीशन लगानी होगी कि ये इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हमें मिलने वाले हैं। तो मैं रियल रूट की कंडीशन यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मुझे करना पड़ सकता है। ये मेरे दिमाग में पहले से नोशन रहता है, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ही आपको सोचना है कि जब आपके पास एक इक्वेशन कम है तो या तो आपने एक इक्वेशन छोड़ दी है, या फिर हो सकता है कि बाद में क्वाड्रेटिक बने और इस क्वाड्रेटिक का जो आपको डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना पड़े, रियल रूट्स की कंडीशन लगानी पड़े। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, तो मैं वही मानते हुए कि ऐसा कहीं बाद में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो मैं यहाँ पे उस तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो भाई पहली इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 दूनी 12 और 8 20, और 2 से जो है इसको उड़ाई दीजिए एक बार, 2 और ये 2 चला गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, 6 और 4 10 बचा। तो v2 cos थीटा 2 क्या है आपके पास, v2 cos थीटा 2 प्लस
V1 2V1 cos थीटा 1 2V1 cos थीटा 1 2V1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू 10 हमें यहाँ पे मिल जाती है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की यदि बात करें तो आपको 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया है। V2 sin थीटा 2 क्या मिलता है, V2 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाता है 2V1 sin थीटा 1 2 टाइम्स V1 sin थीटा 1 इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे कि आप यहाँ से इसको इधर ले जाइए और इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कैसे कि मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पर, मुझे थीटा 2 चाहिए और मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 माइनस V2 cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1 ऑफ cos थीटा 1। ये हमें मिल चुका है, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में क्यों आया कि स्क्वायर कर दूं, बिकॉज में यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनाऊंगा, इसको कॉस स्क्वायर बना के यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर जनरेट करूंगा, स्क्वायर करके साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा। फिर इनको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ये जो हंच मुझे मिल रहा है कि यार ऐसा कर देना चाहिए, ये प्रैक्टिस के बाद मिलता है। तो लास्ट जो चीज़ है वो प्रैक्टिस पर ही आ जाती है, प्रैक्टिस पर भी वो लास्ट चीज़ आ जाती है कि आपको प्रैक्टिस कितना है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं करिए। तो स्मार्ट वर्क ठीक है, सब लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं सब लोग, कौन नहीं करता है, बट लास्ट में जो काम आता है वो आपके हार्ड वर्क ही काम आता है। तो हार्ड वर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो आप हार्ड वर्क से कभी ना बचें, ये हमारी सलाह है, बहुत सलाह दे रहा हूँ आजकल। इसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना जाएगा आपके पास 100 प्लस में V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 2AB माइनस 20 V2 cos थीटा 2 माइनस 20 V2 cos थीटा 2 और यहाँ पे आएगा 4V1 स्क्वायर 4 टाइम्स V1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 1। ये आपको यहाँ से मिल जाता है नई इक्वेशन। मैं इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा यहाँ से V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिलेगा 4 टाइम्स V1 स्क्वायर 4 टाइम्स V1 स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 4 टाइम्स V1 स्क्वायर 4 टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये हमें इक्वेशन मिलने वाली है। अब यहाँ और यहाँ कुछ सिमिलैरिटी आपको लग रही है कि सॉल्व हो जाएगी कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 से V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बराबर के इस तरफ देखें तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बचता है 100 और V2 स्क्वायर प्लस 100 माइनस में यहाँ बच रहा है 20 ऑफ V2 cos थीटा 2 और इधर बच रहा है आपको 4V1 का स्क्वायर यहाँ पे आपको बच रहा है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर इसका 3 का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं 4V1 स्क्वायर में V1 स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से पुट करूंगा। तो यहाँ से मैं V1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ 44 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा वहाँ पे। तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स 44 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आएगा आपके पास V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 20 ऑफ V2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस में 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरे साथ बने रहिए यहाँ तक। तो ऐसे जो सवाल होते हैं बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि यार अब ये नहीं होगा, लेकिन यदि आप एग्जाम के अंदर नहीं हैं और यदि आप घर पे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे सवालों को जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये आपको बनाते हैं अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जाता है V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 20 V2 cos थीटा 2। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे सवालों से आपको मिलता है बहुत सारा करेज कि आप सवाल को लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं। ये आपके जुझारूपन का प्रतीक है और आपको जुझारू होना चाहिए। 3V2 स्क्वायर गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दुख नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपने ट्राई किया है तो आप ऑलरेडी बाकी सबसे बेटर हैं। सो 20 V2 cos थीटा 2 और ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब जो मैंने सोचा था वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता था इस सवाल में ऐसा होता है, तो मुझे तो स्पॉइलर मालूम है। लेकिन आपके लिए यदि
आपने ऐसे सवाल काफ़ी कम किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जो है हार मत मानिए, लास्ट में कुछ भी आए तो आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको यहाँ सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है B2 में, लेकिन यहाँ पे cos थीटा 2 फालतू है, तो इसका रियल रूट्स तो होना ही चाहिए। इतनी मेहनत करी है भाई, ये क्वाड्रेटिक बनी है तो रियल रूट्स तो आए। तो रियल रूट्स आने के लिए कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ये कंडीशन जानते हैं क्वाड्रेटिक में कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं वो लगाऊंगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ जाएगा आपके पास 20 cos थीटा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 12, दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जगह तलाश रहा हूँ ये लिखने के लिए, पेन बदलता हूँ, सबसे पहले पेन बदल देते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा 400 cos स्क्वायर थीटा 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 48 याद है आपके पास 4 इंटू 12 144 आ गया, 144 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 400 आपको मिल गया। तो cos थीटा 2 आपको यहाँ से मिल जाता है 12/20 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12/20 के बराबर। अब इस सवाल को का 12/20 ये उड़ा दीजिए, 4 से गए 3 बार, 4 से गए 5 बार। सो cos थीटा 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 3/5 के बराबर। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, यहां से थीटा की जो वैल्यू है सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। तो आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे आप ग्राफ बना लीजिए y और थीटा का, ये y इज इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे होता है 360, यहाँ पे होता है 0। तो भाई 3/5 cos थीटा होता है 53 डिग्री पर, 53 डिग्री पर। तो 53 डिग्री कहीं यहाँ होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 3/5 के बराबर। तो हम चाहते हैं कि हमेशा cos की वैल्यू 3/5 से ज्यादा हो, यानी कि ये वाला जो है इंटरवल हम चाहते हैं। तो ये इंटरवल आपको कब मिलेगा, जब एंगल 53 से कम हो। तो एंगल 0 से लेकर कितना हो सकता है, 53 डिग्री तक हो सकता है, 0 से लेकर 53 डिग्री तक होना चाहिए। हमें निकालना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। तो आप देखिए बेटा कि 0 से लेके 53 के इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री के बराबर। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा कि थीटा 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 53 डिग्री, इतना मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल यदि आपने लास्ट तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। और सेकंड नंबर, आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। डेली फॉलो कीजिए इन सीरीज को।